जय हिंद दोस्तों। फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश अग्रवाल एंड इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन में आपके साथ डिस्कस करूंगा इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसके अंदर डिस्कस करा जा रहा है कि हाउ टू कीप इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल। दिस आर्टिकल हैज़ बीन रिटन बाय अशोक गुलाटी, अ वेरी एमिनेंट राइटर एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिस्ट इन इंडिया। दोस्तों, ये आर्टिकल पब्लिश हुआ ऑन 6 जून 2022। अब देखिए दोस्तों, इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, राइट, वो 8.7% की ग्रोथ रेट मेजर करी गई है। 8.7% की इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रही थी इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22। ये एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। ये एक्सपेक्टेड न्यूज़ है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। जीडीपी का डेफिनेशन क्या होता है दोस्तों? जीडीपी इज बेसिकली द टोटल मॉनेटरी और द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर। यानी कि आप इंडिया का बॉर्डर इमेजिन करिए। इंडिया के बॉर्डर के विद इन जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज या फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे गए हैं, जो भी उसकी मॉनेटरी वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू इंडिया जीडीपी। अब जैसे अगर इंडिया के जीडीपी, इंडिया के कंट्री के अंदर, इंडिया के बॉर्डर्स के अंदर 200 लाख करोड़ का फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा गया है, यानी कि इंडिया का जो जीडीपी वो 200 लाख करोड़ है। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं दोस्तों। तो इंडिया का जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, यानी कि पिछले साल के मुकाबले इंडिया के जीडीपी के अंदर इस साल के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है, तो वो 8.7% की ग्रोथ रेट हमारे को देखने को मिली है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। राइट, इसका मतलब ये है कि इंडियन इकोनॉमी अब कोविड 19 के पैंडेमिक से इमर्ज हो चुकी है। 2019-20 के मुकाबले हमारा इंडिया का जो जीडीपी है वो हल्का सा ऊपर जा चुका है। राइट, और सवाल ये है कि क्या इंडिया 22-23 के अंदर इसी प्रकार के ग्रोथ परफॉर्मेंस को रिपीट करके दे सकता है? और इस प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ परफॉर्मेंस इंडिया के रिपीट करने के अंदर एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है इन्फ्लेशन का दोस्तों। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइजेस का इंक्रीज होना। राइट, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन मतलब अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन द एवरेज लेवल ऑफ प्राइजेस इन द इकोनॉमी। प्राइजेस जो अगर ऑन एन एवरेज अगर इंक्रीज होने लग रहे हैं, कि जनरली स्पीकिंग सारे गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंसिव होने लग रहे हैं, राइट, या मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज एक्सपेंसिव होने लग रहे हैं, तो यानी कि इन्फ्लेशन है दोस्तों। तो प्राइजेस तो इंक्रीज ही होते हैं दोस्तों, लेकिन अगर बहुत तेजी से अगर वो इंक्रीज होते हैं तो वो हमारे लिए एक टेंशन हो जाता है दोस्तों। राइट, क्योंकि आपका आम आदमी का जो परचेसिंग पावर, उसकी जो खरीदने की ताकत है, वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ राइजिंग प्राइजेस दोस्तों। अगर मेरे पास 100 रुपया है, पहले मैं 100 रुपये से 1 लीटर दूध, 1 किलो दाल खरीद रहा था। अब दाल ही इतनी महंगी हो गई है कि 100 रुपये में केवल 1 किलो दाल आ रही है, तो मैं दूध नहीं खरीद पाऊंगा दोस्तों। ये है इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम आम आदमी के लिए, जिसके पास एक लिमिटेड परचेसिंग पावर होता है, एक लिमिटेड बजट होता है दोस्तों। राइट, तो ये जो हमारा इन्फ्लेशन है वो काफी हाई है। 7.8% हमारे कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन है। राइट, फूड प्राइसेस जो है वो और भी ज्यादा तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, 8.4% से इंक्रीज होने लग रहे हैं। राइट, जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर 15% की इंक्रीज आ रही है दोस्तों। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या करता है? रिटेल लेवल के ऊपर क्या प्राइसेस चल रहे हैं वो मेजर करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या मेजर करता है? जो होलसेल लेवल के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं वो मेजर करता है। तो आप देख सकते हैं, चाहे रिटेल लेवल हो, चाहे होलसेल लेवल हो, चाहे फूड के प्राइसेस हो, हर चीज के अंदर हमारे को इंक्रीजिंग प्राइसेस दिखाई देने को मिल रहे हैं दोस्तों। अशोक गुलाटी का ये कहना है दोस्तों कि अनटिल एंड अनलेस बोल्ड और इनोवेटिव स्टेप्स लिए जाएं, राइट, तब तक जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करा जा सकता है दोस्तों। राइट, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, लोग जो है डिमांड कम करेंगे, क्योंकि लोगों के पास खर्चा करने की ताकत कम रहेगी, तो लोग कम डिमांड क्रिएट करेंगे। कम डिमांड क्रिएट करेंगे तो कम प्रोडक्शन होगा, कम प्रोडक्शन होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी आपकी कम रहेगी दोस्तों। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है। तो जाके अच्छी डिमांड होगी, तो जाके अच्छी ग्रोथ होगी, तो जाके अच्छा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा दोस्तों। ये चीज को आपको इस प्रकार से अंडरस्टैंड करना चाहिए। राइट, तो आपको 3 प्रकार के मेजर्स लेने पड़ेंगे। राइट, आपको मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर मेजर्स लेने पड़ेंगे, फिजिकल पॉलिसी पे मेजर्स लेने पड़ेंगे, और ट्रेड पॉलिसी पे मेजर्स लेने पड़ेंगे, तब जाके इन्फ्लेशन कंट्रोल में आएगा दोस्तों। आपको टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंप्लीमेंट करी जाती है। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई क्या करेगा? रेपो रेट को इंक्रीज कर देगा, उससे लोन्स एक्सपेंसिव हो जाएगा, लोग लोन कम लेंगे, लोग खर्चा कम करेंगे, तो डिमांड कम होगी, तो डिमांड कम होगी तो प्राइजेस कूल डाउन हो जाएंगे दोस्तों। तो एक बार इन्फ्लेशन को नीचे उतारने के लिए, एक बार प्राइजेस को कूल डाउन करवाने के लिए, लोन्स को एक्सपेंसिव करके डिमांड को कंट्रोल करना जरूरी है दोस्तों। राइट, सो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी को हम कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी भी कहते हैं दोस्तों। आरबीआई के सामने टारगेट आप जानते हैं कि 4% प्लस और माइनस 2% के बैंड के विद इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड रहना चाहिए। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए जो थर्मोमीटर यूज करा जाता है उसे कहते हैं सीपीआई कंबाइंड। तो जो सीपीआई कंबाइंड है दैट शुड बी विद इन 4% प्लस और माइनस 2%। और ये रेंज के बाहर इन्फ्लेशन आज के दिन चलने लग रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर ऊपर देखा कि इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर जो है 7.8% चलने लग रहा है, और होना कितना चाहिए? 4% प्लस और माइनस 2%।
तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन ज्यादा चल रहा है इंडिया में, उसको हमारे को कम करना है दोस्तों। सो आरबीआई ने ऑलरेडी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना स्टार्ट कर दिया, रेपो रेट को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया है, लोन्स एक्सपेंसिव करने स्टार्ट कर दिए आरबीआई ने, और ये प्रोसेस और आगे बढ़ेगा दोस्तों। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा कि ये कोई सोचने वाली बात ही नहीं है, ऑब्वियसली बात है कि हम लोग जो है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के रास्ते पे चलने वाले हैं दोस्तों, राइट। ये चीज ऑलरेडी बोल दी गई है दोस्तों, राइट। सो बाय द एंड ऑफ 22-23 अशोक गुलाटी का ये मानना है कि रेपो रेट जो आज के दिन लगभग 4.4% है, वो 5.5% हो जाएगा इफ नॉट मोर, यानी कि आगे चलते हुए इंटरेस्ट रेट ओनली इंक्रीज होने वाला है, लोन्स और ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएंगे दोस्तों, राइट। सो डिपॉजिटर जो है, डिपॉजिटर्स विल लूज द रियल वैल्यू ऑफ देयर मनी इन बैंक्स विद नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट दोस्तों। एक फिशर इक्वेशन होता है जो कि आपको मालूम होना चाहिए, दैट रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, राइट, माइनस इन्फ्लेशन दोस्तों, माइनस इन्फ्लेशन। अब इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन अगर 7% है और आपके बैंक अकाउंट में आपको 5% नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, राइट, तो यानी कि रियल के अंदर आपका पैसा 2% डिक्लाइन हो रहा है दोस्तों। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज द इंटरेस्ट रेट जो कि आपके बैंक के बोर्ड के ऊपर डिस्प्ले करा जाता है, पैम्फलेट के ऊपर, वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले करा जाता है, वो इंटरेस्ट रेट नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। उसमें से माइनस करिए इन्फ्लेशन रेट तो आपको रियल इंटरेस्ट रेट मालूम पड़ेगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट जो आप नेगेटिव कमाने लग रहे हैं दोस्तों, राइट। सो द आइडिया ओवर हियर इज दैट कि इसकी वजह से जो डिपॉजिटर्स है उनका नुकसान होगा, जो सेवर्स है उनका नुकसान होगा दोस्तों, राइट। इंटरेस्ट रेट को जानबूझ के लो रखा जाता है इकोनॉमी के अंदर, राइट। क्यों लो रखा जाता है? ताकि एंटरप्रेन्योर्स पैसा ले, बोरो करे, इन्वेस्ट करे और अपना काम चालू करे। तो एंटरप्रेन्योर को हम सपोर्ट करना चाहते हैं बाय ऑफरिंग लो इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन्स, लेकिन इंटरेस्ट रेट लो रखने की वजह से जो डिपॉजिटर को लो इंटरेस्ट मिलता है, राइट, उसकी वजह से जो आम सेवर है, आम डिपॉजिटर है, उसका नुकसान होता है। और जो आम सेवर, आम डिपॉजिटर का नुकसान हो रहा है और एंटरप्रेन्योर का फायदा हो रहा है, यानी कि इनइक्वालिटी सिस्टम के अंदर इंक्रीज हो सकती है, ऐसा अशोक गुलाटी साहब कह रहे हैं दोस्तों, राइट। सेकेंड फ्रंट जिसके ऊपर हमारे को अच्छा काम करने की रिक्वायरमेंट है वो है फिस्कल पॉलिसी के अंदर दोस्तों। व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? जो कि गवर्नमेंट की रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी, उसको हम फिस्कल पॉलिसी कहते हैं दोस्तों, राइट। सो फिस्कल पॉलिसी जो है वो काफी लूज तरीके से चलाई जा रही है। लूज यानी कि बहुत ज्यादा पैसा सरकार खर्चा कर रही है दोस्तों। लूज फिस्कल पॉलिसी है, बोरो कर करके खर्चा कर रही है, राइट, ज्यादा पैसा खर्चा कर रही है। क्यों सरकार पैसा खर्चा करने लग रही है? ताकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड को इंक्रीज करवाया जा सके, प्रोडक्शन को इंक्रीज करवाया जा सके दोस्तों। तो इंडिया के अंदर जो फिस्कल डेफिसिट है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि सरकार कितना बोरो करती है, तो फिस्कल डेफिसिट पहले 9% था, 6.7% था, ये काफी ज्यादा है दोस्तों, राइट। क्या हम फिस्कल डेफिसिट को नीचे उतार सकते हैं? क्या हम सरकार के खर्चे को कंट्रोल कर सकते हैं? राइट, ये हमारे सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। क्योंकि अगर हम फिस्कल डेफिसिट को नीचे नहीं उतारेंगे, एक्सपेंडिचर को रिड्यूस नहीं करेंगे, तो डिमांड को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो प्राइसेस को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे दोस्तों। सो वी नीड टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट टू लेस देन 5% दोस्तों। एफआरबीएम, अगर आप फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 का टारगेट देखें तो वो तो टारगेट 3% का है दोस्तों, उसको भूल जाइए। क्या हम 5% का टारगेट अचीव कर सकते हैं? राइट, ये हमारे सामने सवाल है। अब अशोक गुलाटी का ये मानना है दोस्तों कि इंडिया के अंदर सरकार का खर्चा ज्यादा क्यों है? उसका एक रीजन है फूड सब्सिडी, उसका दूसरा रीजन है फर्टिलाइजर सब्सिडी दोस्तों, राइट। और ये काफी ज्यादा इंक्रीज्ड लेवल के ऊपर ये सब्सिडीज है दोस्तों। सरकार के लिए इन सब्सिडीज को कम करना आसान नहीं है, खर्चे को कंट्रोल करना आसान नहीं है दोस्तों, राइट। उसके अलावा सरकार के ऊपर प्रेशर है कि पेट्रोल और डीजल के टैक्सेस को आप कम करिए, तो सरकार रेवेन्यू लूज करने लग रही है दोस्तों, राइट। सरकार रेवेन्यू लूज करने लग रही है, राइट। तो एक तरफ सरकार का एक्सपेंडिचर का बर्डन हाई है और दूसरी तरफ सरकार का जो प्रेशर है कि आप पेट्रोल के प्राइसेस को कंट्रोल में लाइए, तो एक्सपेंडिचर ज्यादा है, आमदनी कम होने वाली है सरकार की, तो उसकी वजह से सरकार जो है खुद फंसी हुई है दोस्तों, राइट। सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा बोरो कर रही है, राइट। एंड अनटिल एंड अनलेस सरकार टैक्स रेवेन्यू में इंप्रूव लाए, सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है बोरो करते रहने के अलावा दोस्तों, राइट। सो फिस्कल पॉलिसी जो वो लूज ही रहेगी, उसके अंदर खर्चा ज्यादा ही होगा, पॉपुलिस्ट ही रहेगी, राइट, मडल्ड ही रहेगी दोस्तों, राइट। सो फिस्कल डेफिसिट भी जो आपका 6.5 से 7.5% की रेंज के अंदर रहेगा 22-23 के अंदर, राइट। तो अशोक गुलाटी का ये मानना है कि फिस्कल डेफिसिट भी जो है नीचे आसानी से नहीं उतरेगा, राइट। तीसरी जगह जहां पर हमारे को काम करने की कोशिश करनी है, हमने मॉनेटरी पॉलिसी को टाइटन करना है, फिस्कल पॉलिसी को अंदर फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है। तीसरी पॉलिसी जो है वो है ट्रेड पॉलिसी दोस्तों। अब इंडिया ने रिसेंटली क्या करा कि एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, शुगर के एक्सपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया,
कॉटन के एक्सपोर्ट्स के ऊपर बैन लगाने की जो है बातें सामने आने लग रही है दोस्तों, राइट। ये जो रिस्ट्रिक्शंस और बैन है ये सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज के ऊपर नहीं है, आयरन और एंड स्टील के ऊपर भी है दोस्तों। इन्फ्लेशन इंडिया में कंट्रोल करना है तो वो कैसे कंट्रोल करा जा सकता है? बाय इंश्योरिंग कि इंडिया में सप्लाई है। तो वीट अगर बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इंडिया में कम बिकेगा, कॉटन अगर बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इंडिया में कम बिकेगा, शुगर अगर बाहर एक्सपोर्ट हो जाएगा तो इंडिया में कम बिकेगा। तो इंडिया के अंदर इन आइटम्स की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए जो है बैन लगा दिया जा रहा है कि इसको बाहर एक्सपोर्ट हम नहीं करेंगे दोस्तों, राइट। बट ये जो एक्सपोर्ट बैन्स है ये पुअर ट्रेड पॉलिसी है, ये दिखाते हैं कि आपकी सरकार पैनिक मोड ऑन के अंदर जा चुकी है, डर चुकी है दोस्तों, राइट। मेच्योर अप्रोच क्या होगा? आप फिल्टर करिए एक्सपोर्ट्स थ्रू अ ग्रेजुअल प्रोसेस। पहले आप एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस इम्पोज करिए, डायरेक्ट बैन मत लगाइए, एक मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस कि ये प्राइस के ऊपर ही आप बेच सकते हैं बाहर, अगर आप बेच रहे हैं इस प्राइस के नीचे नहीं बेच सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी उसको आप कैच कर लेंगे, जो फालतू एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी उसको आप छोड़ दो, उसकी जगह पर आप डोमेस्टिक बेचो दोस्तों, राइट। ट्रांसपेरेंट एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओ दोस्तों, एक्सपोर्ट को महंगा कर दो, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाओगे तो सरकार को भी टैक्स मिलेगा दोस्तों। तो रादर देन कि सीधा सीधा बैन लगा दिया रातों रात खड़े होके, उसकी जगह पे ग्रेजुएटेड अप्रोच होना चाहिए, जो कि हमारे पॉलिसी मेकर्स को आता नहीं है दोस्तों, डायरेक्ट बैन लगा देते हैं हर चीज के ऊपर, राइट। बट ये सारे रिस्ट्रिक्शंस बैन्स वगैरह लगा देने के बाद भी अशोक गुलाटी का ये मानना है कि इन्फ्लेशन को शायद हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इन्फ्लेशन आज के दिन एक ग्लोबल फिनोमेना है, केवल इंडिया में नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशन है। अब इंडिया अपने आप को कैसे इंसुलेट करे ग्लोबल इन्फ्लेशन से? अब जैसे अगर क्रूड ऑयल महंगा है, महंगे क्रूड ऑयल को हम खरीद रहे हैं तो इंडिया में भी महंगाई आएगी। एडिबल ऑयल बाहर महंगा है, महंगे एडिबल ऑयल को हम खरीद रहे हैं तो इंडिया में भी महंगाई आएगी, राइट। क्या हम सारी चीजों को एक्सपोर्ट बंद कर देंगे? मैंगोज का, मेज का, फिशेस का क्या हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना चाहिए कि अगर इंडिया में महंगाई है तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट को थोड़ा सा आसान बना दो, राइट, ताकि महंगाई कंट्रोल में लेकर आई जा सके। एग्जाम्पल देकर बात करते हैं, राइट। अब जैसे एडिबल ऑयल्स एंड फैट्स के अंदर बहुत महंगाई देखने को मिल रही है, तो सरकार ने क्या करा? पाल्म ऑयल, सोया ऑयल, सनफ्लावर ऑयल के ऊपर जो है टैरिफ रिड्यूस कर दिया, राइट। बट जो दूसरे रेप सीड और कॉटन सीड है वहां पर टैरिफ अभी भी हाई है दोस्तों, राइट, वहां पर टैरिफ अभी भी हाई है, ठीक है। अब जैसे कॉटन जो मस्टर्ड ऑयल है दोस्तों, उसका प्राइस काफी इंक्रीज हुआ इन द लास्ट 2 years, ग्लोबल प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए, लेकिन उसके बावजूद हमारी इंपोर्ट ड्यूटी हाई है, तो ये गलत है ना। एक तो बाहर के प्राइसेस हाई हैं, उन आइटम्स को हम इंडिया में इंपोर्ट करते तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा टैक्स लगाओगे तो वो और ज्यादा महंगा हो जाएगा। तो ये टैक्सेस को कम करो ना। एक्सपोर्ट बैन करने की जगह पर जिन आइटम्स के प्राइस इंडिया में इंक्रीज हो रहे हैं उन आइटम्स का इंपोर्ट आसान बनाओ, उन आइटम्स के इंपोर्ट ड्यूटी को रिड्यूस करो। तो अगर आप लोग आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ रिलायंट बनना चाहते हो, राइट, इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, इंडिया की खुद की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाओ, चाहे क्रूड ऑयल की हो चाहे एडिबल ऑयल की हो दोस्तों, राइट। क्रूड ऑयल के अंदर जो है इंडिया 80% इंपोर्ट डिपेंडेंट है, एडिबल ऑयल के अंदर 55 to 60% हम इंपोर्ट डिपेंडेंट है। इन दोनों केसेस के अंदर एग्रीकल्चर हेल्प कर सकता है। क्रूड ऑयल के अंदर एग्रीकल्चर कैसे हेल्प कर सकता है? हम लोग इथेनॉल बना सकते हैं इंडिया के अंदर, और इथेनॉल को जो है हम गैसोलीन के अंदर, पेट्रोल डीजल पेट्रोल के अंदर मिक्स करके यूज कर सकते हैं दोस्तों, राइट। तो जहां पर अच्छी काम हो जाएगी दोस्तों, तो इथेनॉल शुगर केन और मेज से प्रोड्यूस करा जा सकता है। शुगर केन, मेज ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, नॉर्थ बिहार में प्रोड्यूस करा जा सकता है। यहाँ पर अबंडेंट वाटर अवेलेबल है, राइट। एवरी सेकेंड ईयर यहाँ पर बाढ़ आ जाती है दोस्तों, तो यहाँ पर अच्छा वाटर अवेलेबल है, उस अच्छे वाटर को शुगर केन मेज के लिए यूज करो, शुगर केन मेज से इथेनॉल बनाओ और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट को कम कर दो। जहां तक बात रही एडिबल ऑयल की दोस्तों, तो हमारा जो है पाल्म प्लांटेशन का प्रोग्राम है कोस्टल एरियाज के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर, वो राइट स्ट्रेटेजी, उसको आगे लेकर जाओ, राइट। तो इस प्रकार से हमारे को शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम इंडिया के अंदर प्रोडक्शन को इंक्रीज करें। तो हमारे को 3-4 प्रकार की पॉलिसी अशोक गुलाटी साहब ने बताई। पहला मॉनेटरी पॉलिसी, दूसरा फिस्कल पॉलिसी, तीसरा ट्रेड पॉलिसी एंड चौथा गवर्नमेंट की पॉलिसी, जो कि क्रूड ऑयल और एडिबल ऑयल के अंदर जो हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करेगा दोस्तों। तो अगर हम इन्फ्लेशन को एंड फूड इन्फ्लेशन पर्टिकुलरली को कंट्रोल करना चाहते हैं तो हमारे को प्रोडक्टिविटी और एग्रीकल्चरल मार्केट्स के ऊपर अच्छे से फोकस करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। तो ये था पूरा डिस्कशन इस आर्टिकल का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया है दोस्तों। कोई भी डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को आंसर कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू दोस्तों।